आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए सामान्य ज्ञान की बुक है वो आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। भारत पर सबसे पहला आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। यह आक्रमण उसने 190 ईसा पूर्व में किया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। हिंद यूनानियों में सबसे विख्यात जो शासक था वह था मिनांडर। इसकी राजधानी साकल सियालकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन नागासैन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का एक पुस्तक में है। इस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने चलाए। हेलेनिस्टिक आर्ट हिंद यूनानियों द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पर्दे का प्रचलन भी हिंद यूनानियों ने कराया था। उसके बाद आए थे शक। हिंद यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वह भारत में चारागाह की खोज के लिए आए थे। प्रथम शक राजा मो था। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उदारी धारण की और एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। शकों का सबसे जो प्रतापी राजा था वह था रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार करवाया। रुद्रदामन संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। उसके बाद था सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। यह मकदूनिया का राजा था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। अरस्तु का गुरु प्लेटो तथा प्लेटो का गुरु सुकरात था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का युद्ध पंजाब के राजा पुरु पोरस के साथ हुआ। यह युद्ध झेलम नदी पर लड़ा गया। इस युद्ध को इतिहास में हाइडेस्पीज का तथा विस्तृता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की अंतिम विजय पाटल थी। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। वह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। इसने इसके जल सेनापति का नाम निर्याकस था तथा इसके प्रिय घोड़े का नाम बऊ केफला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे एक नगर बसाया। उसके बाद है मगध राज्य का उदय। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का जो संस्थापक था वह था बृहद्रथ। इसकी राजधानी गिरिवज्र थी, राजगृह, और बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। इसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था जो 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। इसको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। वह बौद्ध धर्म को मानता था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध राज्य में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे राजधानी बनाया। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए उनके पास भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा और 492 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ हुआ था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा।
जैन धर्म में उदयन को पितृभक्त बताया गया तथा बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा गया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली को बनाया। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। नेक्स्ट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक। वह पुनः अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। धनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद बात करते हैं हम मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और 345 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वह चाणक्य था और इसी की सहायता से इसने घनानंद को हरा दिया था। उसी के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य जो था इसने अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक का संबंध जो है राजनीति से है। नेक्स्ट है तक्षशिला धनुर्धर विद्या। देखिए तक्षशिला में धनुर्विद्या तथा वैदिक शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्रारंभ की थी। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध का राजवैद्य जीवक और चाणक्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए इस समय आप जो वीडियो देख रहे हैं यह वीडियो है अंकित भाटी सर जी की, जो सामान्य ज्ञान की बुक है यूपी पुलिस के लिए, वो हम आप सभी को जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धर्म जो धार्मिक गुरु था वो था भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी थी। उसके बाद है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कानेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी और कानेलिया का दूसरा नाम था हेलेना। मैगस्थनी जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मैगस्थनी जी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मैगस्थनी जी ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया। उसके बाद देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध हुआ और इसका वर्णन जो है एपियानस में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है 298 ईस्वी में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। इसके बाद आता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वह था बिंदुसार जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को जो है अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे थे मक्खलीपुत्र गोसाल और बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का राजदूत को सीरियन के राजा एंडीयोकस ने भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया था। नेक्स्ट देखते हैं जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शिंगसेन कहा गया। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। अब आता है अशोक। बिंदुसार के बाद अशोक। अशोक की बात यदि हम करें तो अशोक जो है बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ जो 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर जो है बसाया था और अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नगर बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में जो है अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर भी अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था, उसे जैन धर्म का अनुयायी था। वह जो था जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मारकाट देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु जो था वह उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। संघमित्रा एवं
कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया था। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उसके बाद अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की जो खोज थी वो 1750 में फैन टेलर ने की थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। अशोक के दरबार में डियानीसियस मिस्र नामक राजदूत आया जो कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी II ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा जो शिलालेख है वह 7वां शिलालेख है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेही अभिलेख है। अशोक का सारेकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते हैं। इनकी संख्या 18 थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जो है वो 5 थी। प्रांतों में चक्र कहा जाता था। प्रांतों को जो है चक्र कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवैतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। इसकी हत्या जो है इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी वह पर्ण थी। अशोक का नाम देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय भी है। देखिए आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक लेकर के हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।